हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, व्यंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आप नीचे चित्र देख रहे हैं, ये चित्र बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का है। आप खाने के सोडा को घर में भी देखे होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है और इसका उपयोग क्या है। और साथ ही हम लोग यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का सूत्र देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है। Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन और CO3 मतलब कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। NaHCO3 का हम लोग और एक नाम बोल सकते हैं। देखिए, Na मतलब तो हमारा सोडियम ही होगा और HCO3 मतलब होता है बाइकार्बोनेट, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर NaHCO3 का दो नाम हो गया, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलें या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलें, दोनों का मतलब सेम ही है। अब हम लोग देखते हैं कि बेकिंग सोडा को किस प्रकार से बनाया जाता है, यानी बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है। तो बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, देखिए, हम लोग कच्चे पदार्थ लेते हैं और जब कच्चे पदार्थ की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक के साथ कराते हैं, बात समझ रहे हैं, तब हमको बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। यानी जब कच्चे पदार्थ में हम लोग सोडियम क्लोराइड लेते हैं, यानी कच्चे पदार्थ और सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं, तो इसके फलस्वरूप हमको बेकिंग सोडा मिलता है। कैसे, देखिए, तो कच्चे पदार्थ के रूप में हम लोग लेते हैं NH4 यानी कि अमोनियम प्लस CO2 प्लस H2O। ये हमारा क्या हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, कच्चे पदार्थ है। और जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, NaCl के साथ यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, यानी कि NaHCO3 का निर्माण होता है। बात समझ रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यहाँ पर निर्माण इस प्रकार से होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमको अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl भी मिलता है। खैर, NH4Cl से हमको कोई मतलब नहीं है। तो बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो आप बोलेंगे जब कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराया जाता है तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग सब कुछ देखेंगे, बनाने की विधि को आप एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे, सब कुछ अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसके उपयोग को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे और एक आपको चीज़ बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास बेकिंग सोडा है। ये क्या है आपके पास, बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 है। अब क्या कीजिए, आप इसको गर्म कर दीजिए। अब आप इसको गर्म कीजिए, तो बेकिंग सोडा को आप जैसे ही गर्म करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलेगा, प्लस H2O यानी कि जल मिलेगा। ये चीज़ को आपको याद रखना है कि जैसे हम लोग बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा। अब आप इसको संतुलित कर दीजिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए, अब हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में अच्छे से समझते हैं और हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो देखिए, बेकिंग सोडा, तो यहाँ पर हमारा क्या है, बेकिंग सोडा
इंग्लिश से भी हम लोग इसको बेकिंग सोडा ही बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, या फिर इसको मीठा सोडा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको मीठा सोडा भी कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बनाने की विधि, कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का उपयोग कर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 का निर्माण किया जाता है। बात समझ रहे हैं कि कच्चे पदार्थ में हम लोग सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaCO3 यानी कि बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। समीकरण इस प्रकार से है, NH3 + CO2 + H2O + NaCl से NaHCO3 + NH4Cl, और ये NaHCO3 जो आप देख रहे हैं ना, ये जो NaHCO3 है ये हमारा क्या है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। खाना को जल्दी पकाने तथा स्वादिष्ट बनाने के लिए, बात समझ रहे हैं, खाना को जल्दी पकाने के लिए और इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आप देखे होंगे जब छोला बनाया जाता है तो जो पहले मटर दिया जाता है पकने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि वह अच्छे से पके। बात समझ रहे हैं। आप देखे होंगे घर में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ठीक है, जब आपके घर में चॉप, सिंघड़ा, पकौड़ी बनाया जाता है तो उसमें भी थोड़ा बहुत बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है ताकि चॉप अच्छे से फूले। बात समझ रहे हैं, दिया जाता है। अब देखिएगा दूसरा नंबर, पावरोटी को फुलाने में, आप पावरोटी खाएं तो देखिएगा पावरोटी बहुत फुला फुला रहता है, तो पावरोटी को फुलाने में भी क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। एसिडिटी के उपचार में, एसिडिटी, जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाता है तो इसके उपचार में भी हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपका कभी अगर पेट खराब हो जाता है या फिर खाना जल्दी हजम नहीं होता है तो कोई आपको बोलता है कि आप 7 अप या फिर पेप्सी पी लीजिए, कहा जाता है आपसे। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि 7 अप, पेप्सी, ये सब में क्या होता है, बेकिंग सोडा का मात्रा ज़्यादा होता है। बात समझ रहे हैं, यानी आपका जो एसिडिटी है पेट के अंदर वह क्या हो, जल्दी से खत्म हो जाए। आप देखे होंगे इनो का नाम आप सुने होंगे। इनो, एसिडिटी के उपचार में क्या किया जाता है, इनो लिया जाता है। तो इनो में क्या है, अधिक मात्रा में बेकिंग सोडा है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। इसका चौथा उपयोग है सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। अब आप सोच रहे होंगे कि अग्निशामक क्या है। देखिए अग्निशामक क्या है, एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग अग्नि को बुझाते हैं। बात समझ रहे हैं। तो बेकिंग सोडा से क्या होता है, सोडा अम्ल अग्निशामक बनाया जाता है। आप साइड में जो चित्र देख रहे हैं ये सोडा अम्ल अग्निशामक का चित्र है। यहाँ पर देखिए एक नली है, ठीक है, और इस नली से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि अगर आप कहीं मतलब मोमबत्ती या फिर कोई मतलब आपका आग जल रहा है वहाँ पे ले जाइएगा तो क्या करेगा, उस आग को बुझा देगा। इसीलिए बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 को गर्म करने पर क्या होगा। अगर बेकिंग सोडा को अगर हम लोग गर्म करें तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेकिंग सोडा, ये तो बेकिंग सोडा था, इसको जब हमने गर्म किया था तो क्या हुआ था, यही चीज को आपको यहां पर बताना है। ठीक है, चलिए अभी बताएंगे हम लोग। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर ये सोडियम कार्बोनेट जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बस आपको यही चीज याद रखना है कि जब हम लोग बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो क्या क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बस यही चीज आपको यहां पर याद रखना है और इस समीकरण को आप लिख दीजिएगा, सिंपल है। ठीक है, क्या है 2NaHCO3, इसको हमने क्या किया, गर्म किया तो किसका निर्माण हुआ, Na2CO3 का प्लस CO2 का प्लस H2O का। यहाँ पर हमने जो 2 लगाया है ना संतुलित करने के लिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, एक बेकर ने पाया कि उसके द्वारा बनाया गया केक कठोर और आकार में छोटा है। कोई एक बेकर है, बेकर किसको बोलते हैं, जो केक बनाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक केक बनाया, तो उनके द्वारा जो बनाया गया केक था वह क्या था, कठोर था और आकार में छोटा। वह कौन सा संगठक डालना भूल गया है।
क्वेश्चन कह रहा है कि जो बेकर है वह क्या डालना भूल गया था जिससे केक फूला हुआ नहीं बन सका। जिसके चलते क्या हुआ, केक फूला हुआ नहीं बन सका। आपको क्या करना है, कारण बताना है। कारण बताइए। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि बेकिंग सोडा का उपयोग क्या करते हैं, पाव रोटी को फुलाने में। तो केक भी क्या होता है, पाव रोटी टाइप का ही होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, बेकर बेकिंग सोडा डालना भूल गया है। यानी जो बेकर है वह बेकिंग सोडा डालना भूल गया है, जिसके चलते केक क्या हुआ, कठोर हुआ और आकार में छोटा हुआ। ठीक है, आगे देखिए। अब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एवं एक मंद खाद्य पदार्थ का मिश्रण गर्म करने पर बेकिंग पाउडर अम्ल से क्रिया कर CO2 गैस देता है। CO2 के कारण केक फूलता है और हल्का हो जाता है। बात समझ रहे हैं। ये जो NaHCO3 जो है यानी जो बेकिंग सोडा है, यह क्या करता है, किसी अम्ल से जब हम लोग क्या करते हैं, किसी अम्ल की उपस्थिति में जब हम लोग इसको गर्म करते हैं, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो CO2 प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण बनता है। बात समझ रहे हैं। जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को किसी अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का सोडियम लवण बनता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, इसी कार्बन डाइऑक्साइड के चलते क्या होता है, हमारा केक क्या होता है, फूलता है और हल्का हो जाता है। बात समझ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का ये डेफिनेशन था। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यह कुछ इस प्रकार से है। ताजे दूध के pH का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। देखिए इसका उत्तर, ताजे दूध से दही बन जाने पर इसका pH मान कम हो जाता है। जैसे आप जानते हैं दूध का pH मान यहाँ पर क्या है, 6 है, यानी यह तो अम्ल है पहले से। और जैसे ही यह दही बन जाएगा क्या होता है, यह और खट्टा हो जाता है। यानी क्या होता है, इसमें H+ आयन का क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, यानी यह और अम्लीय हो जाता है। और मैंने आपको बताया था pH स्केल में कि जिसका pH मान जितना कम होगा वह उतना अधिक अम्लीय होगा। तो दूध से दही बन जाएगा तो क्या होगा, वह और अम्लीय हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा, इसका pH मान कम हो जाता है। बात समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। एक ग्वाला है जो क्या करता है, ताजा दूध जो है उस ताजे दूध में क्या करता है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा यानी बेकिंग खाने का सोडा मिला देता है। ठीक है, बेकिंग सोडा मिला देता है। पहला क्वेश्चन, ताजा दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? अब देखिए दूध का pH मान 6 होता है, लेकिन जैसे हम लोग उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका pH मान बदलकर क्षारीय हो जाता है। इसलिए ऐसा होता है। ये जो बेकिंग सोडा आप देख रहे हैं, बेकिंग सोडा की प्रकृति क्या होता है, क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होता है, इसलिए ताजे दूध जो रहता है जैसे हम लोग उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं उसका प्रकृति भी क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। देखिए बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। जब इसे ताजे दूध में मिलाया जाता है तो दूध थोड़ा क्षारीय हो जाता है। बात समझ रहे हैं। इसके चलते क्या होता जाता है, दूध थोड़ा सा क्षारीय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बी, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? और ये जो दूध है ना, इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। यह इसमें अधिक समय इसीलिए लगता है क्योंकि देखिए ये जो दूध है, ये इसमें जैसे हम लोग बेकिंग सोडा मिला दिए हैं तो ये दूध का प्रकृति कैसा हो गया है, क्षारीय हो गया है। बात समझ रहे हैं। इसीलिए इसको दही बनने में थोड़ा सा अधिक समय लगता है। इसका उत्तर देखिए, दूध को दही बनने में अधिक समय लग रहा है क्योंकि दूध की प्रकृति क्षारीय हो गई है। बात समझ रहे हैं। दूध की प्रकृति क्षारीय हो गई है इसीलिए इसको अधिक समय लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग धोने का सोडा के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश से हम लोग वॉशिंग पाउडर कहते हैं। ये जो आप नीचे चित्र देख रहे हैं, ये चित्र धोने का सोडा का है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है और इसका क्या क्या उपयोग है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं
धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर का सूत्र, इसका सूत्र देख लेते हैं। धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, ये होता है धोने का सोडा का सूत्र। जैसे देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा, Na2CO3 को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 को क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। और देखिए 10 को हम लोग बोलते हैं डेका, 10 को क्या बोलेंगे, डेका। और H2O को हम लोग बोलेंगे हाइड्रेट, क्या बोलेंगे, H2O को हाइड्रेट। तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बात समझ रहे हैं। इसका ये क्या है, रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम। जैसे कि मैंने आपको बताया था बेकिंग सोडा में मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम लोग बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। जैसे ही हम लोग बेकिंग सोडा को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, यानी NaHCO3 को जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O हमको मिलेगा। बात समझ रहे हैं। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 दे देंगे। और ये जो क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 जो मिला, इसको हम लोग क्या करते हैं, जल के साथ क्रिस्टलीकरण कराते हैं। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जल के साथ क्रिस्टलीकरण कराएंगे, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, Na2CO3H2O। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O। तो यहाँ पर जो जल हम लोग लेते हैं, यहाँ पर 10 लेते हैं। बात समझ रहे हैं, यहाँ 10 लिए तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 10 बनेगा। इसलिए इसका सूत्र क्या हुआ, Na2CO3 10H2O। बात समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग धोने का सोडा को एकदम अच्छे तरीके से देखते हैं, इसका सूत्र, इसका रासायनिक नाम, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है और इसके उपयोग को। ठीक है, तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर या फिर वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसका सूत्र देखिए, इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। आगे देखते हैं बनाने की विधि। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। जैसे ही हम लोग बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी जल के साथ क्रिस्टलीकरण कराने पर धोने का सोडा बनता है। और जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो धोने का सोडा का निर्माण होता है। देखिए ये क्या है, NaCO3 यानी कि बेकिंग सोडा, इसको हमने गर्म किया तो Na2CO3 CO2 प्लस H2O मिला। और ये जो Na2CO3 मिला, इसको हमने क्या किया, जल के साथ क्रिस्टलीकरण करा दिया, तो यहाँ पर धोने का सोडा का निर्माण हुआ, यानी कि Na2CO3 का निर्माण हुआ। बात समझ रहे हैं। इसको हमने लिखा Na2CO3 10H2O। ये पूरा Na2CO3 10H2O को हम लोग क्या बोलेंगे, धोने का सोडा बोलेंगे। तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, Na2CO3 10H2O का निर्माण हुआ, यानी धोने का सोडा का निर्माण हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसके उपयोग को। इसका पहला उपयोग, कपड़ा एवं घरों के सफाई के लिए। इसका उपयोग कहाँ होता है, कपड़ा एवं घरों के सफाई के लिए, घरों के सफाई के लिए। दूसरा उपयोग, इसका उपयोग कागज, कांच एवं साबुन उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग कांच के उद्योग में, कागज के उद्योग में और साबुन के उद्योग में भी किया जाता है। तीसरा, बोरेक्स के निर्माण में, इसका उपयोग बोरेक्स के निर्माण में भी होता है। चौथा, जल की कठोरता को दूर करने के लिए। बात समझ रहे हैं, जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है, धोने का सोडा। तो देखिए ये जल की कठोरता से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। किस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। बात समझ रहे हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा कि जल की कठोरता को, यानी जो कठोर जल है उसको मृदु जल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, धोने का सोडा। तो ये हम लोग लिखेंगे धोने का सोडा, यानी कि Na2CO3 10H2O। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेगा, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो आपको लिखना है आंसर में धोने का सोडा, यानी कि Na2CO3 10H2O। बात समझ रहे हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको बोलना है धोने का सोडा, यानी कि Na2CO3 10H2O। यहां पर देखिए आपका और एक क्वेश्चन है, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। बात समझ रहे हैं। तो देखिए लवण के एक सूत्र इकाई में निश्चित जल अणुओं की संख्या को
क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे धोने का सोडा का आप सूत्र देखे हैं तो क्या होता है Na2CO3 10H2O। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, निश्चित जल अणुओं की संख्या। तो यहाँ पर जल अणुओं की संख्या कितना है, 10 है। तो यहाँ पर क्रिस्टलन का जल कितना हो गया, 10 हो गया। अगला एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या है, तुतिया, यानी कि CaSO4 12H2O। तो यहाँ पर निश्चित जल अणुओं की संख्या क्या है, 5 है, इसीलिए इसका क्रिस्टलन का जल कितना हो गया, 5 हो गया। तो चलिए अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आप नीचे चित्र देख रहे हैं, ये चित्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। आप देखे होंगे कि जब किसी व्यक्ति का हाथ या पैर टूट जाता है तो उस टूटे हुए स्थान पर प्लास्टर किया जाता है। यानी देखिएगा आप, वहाँ पर सीमेंट टाइप का एक पदार्थ लगाया जाता है और यही पदार्थ हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, इसका रासायनिक नाम, इसका बनाने का विधि और हम लोग इसके उपयोग को देखेंगे और साथ ही हम लोग यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 12H2O। बात समझ रहे हैं। और इस सूत्र को ऐसा भी लिखा जा सकता है, बहुत सारे बुक्स में देखेंगे कि इस टाइप का लिखा हुआ है या फिर इस टाइप का लिखा हुआ है कि CaSO4, यहाँ पर ब्रैकेट में 2 लिखा गया है और साइड में H2O कुछ इस प्रकार से दिया गया है। बात समझ रहे हैं। तो ये जो सूत्र देख रहे हैं, ये सूत्र है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब बात करते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो Ca मतलब होता है कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम। SO4 मतलब क्या हो गया, सल्फेट। देखिए ये क्या है, हाफ। हाफ को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध। क्या बोलेंगे, अर्ध। H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। H2O क्या बोलेंगे, हाइड्रेट। तो इसका क्या नाम हो गया, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। बात समझ रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट और इसका सूत्र क्या हो गया, CaSO4 12H2O। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा जिप्सम के बारे में कि जिप्सम आखिर में क्या होता है, जिप्सम। तो देखिए जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ये क्या होता है, जिप्सम। इसका सूत्र क्या हुआ, CaSO4 2H2O। तो ये जो जिप्सम है, इस जिप्सम को जब हम लोग 373 के ताप पर जब हम लोग इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जिप्सम को जब हम लोग 373 के ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। वो किस प्रकार से है, तो CaSO4 12H2O। यहाँ पर देखिए 2H2O है तो यहाँ पर हाफ आ गया तो क्या बचा, 1.5। तो 1.5 H2O को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। बात समझ रहे हैं। और 1.5 H2O को इस प्रकार से आप लिखिए या फिर आप इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CaSO4 12H2, यहाँ पर O होगा H2O प्लस ये 1.5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 H2O। बात समझ रहे हैं। यानी जब जिप्सम को हम लोग 373 के ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो चलिए अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं कि इसका सूत्र, इसका रासायनिक नाम, बनाने की विधि और उपयोग और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 12H2O या फिर CaSO4 2.H2O। बात समझ रहे हैं। देखिए अब इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसका ये रासायनिक नाम हो गया। बनाने की विधि, जिप्सम को 373 के ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जैसे ही जिप्सम को हम लोग 373 के ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। देखिए CaSO4 2H2O ये हमारे क्या है, जिप्सम है। और हमने क्या किया, इसको 373 के ताप पर गर्म किया तो CaSO4 12H2O प्लस 1.5 H2O यहाँ पर बना। और जो CaSO4 12H2O है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेंगे। अब इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग क्या है। फर्स्ट देखिए खिलौना बनाने में
इसका उपयोग कहाँ पे होता है? खिलौना बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। आगे देखें, टूटी हुई हड्डी को सही स्थान प्रदान करने में, बात समझ रहे हैं? जब हड्डी टूट जाता है हाथ का, पैर का, तो क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं। तो उसमें क्या रहता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही उसको प्लास्टर किया जाता है। यानी टूटी हुई हड्डी को सही स्थान प्रदान करने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में भी किया जाता है, यानी इसका उपयोग मूर्ति बनाने में भी किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? मूर्ति बनाने में भी करते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, जिप्सम क्या है? 373 के ताप पर गर्म करने से क्या होता है? बात समझ रहे हैं? अभी हमने पढ़ा कि CaSO4 2H2O को हम लोग क्या बोलते हैं? जिप्सम। जैसे CaSO4 का नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट, और 2 है यहाँ पर, तो 2 को हम लोग क्या बोलेंगे? डाई। क्या बोलेंगे? डाई। और H2O को हाइड्रेट। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि CaSO4 2H2O को जिप्सम कहते हैं। बात समझ रहे हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? जिप्सम बोलेंगे। और अभी हमने पढ़ा कि जब जिप्सम को 373 के ताप पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि इसको 373 के ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। जो समीकरण है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वही समीकरण आपको यहाँ पर भी लिखना है। क्या है? CaSO4.2H2O से 373 के नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस पर बेस्ड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है या कुछ इस प्रकार से है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? व्याख्या करें। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या होता है? आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है, यानी वैसे बर्तन जिसमें क्या हो? वायु न जाए। बात समझ रहे हैं? आर्द्ररोधी उसी को बोलेंगे कि जिसमें वायु न हो, उसी टाइप के बर्तन में इसको रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुले वायु में रखने पर यह जल के साथ अभिक्रिया करके कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, अतः इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। बात समझ रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जब इसको हम लोग खुले वायु में रख देते हैं तो ये जल के साथ अभिक्रिया करता है और जिप्सम का निर्माण करता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस जल से क्या बन रहा है? जिप्सम। बात को समझ रहे हैं? देखिए, जैसे ये हमारे क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से CaSO4 हाफ H2O प्लस, जैसे हम लोग इसको जल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, क्या बनता है? CaSO4 2H2O, यानी जिप्सम बनता है। और ये जिप्सम क्या होता है? कठोर जिप्सम बनता है, जो किसी काम का नहीं है। बात समझ रहे हैं? जब कठोर जिप्सम बन जाता है ना, तो ये किसी काम का नहीं है, ये एकदम बेकार हो जाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या करते हैं? आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं। इसलिए इसका डेफिनेशन क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुले वायु में रखने पर यह जल के साथ अभिक्रिया करके कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, अतः इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस पर बेस्ड और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो कठोर जिप्सम का निर्माण होता है। और यही क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। बात समझ रहे हैं? जो अभी हमने समीकरण देखा था ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के बीच जब अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या होता है? तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के बीच जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो कठोर जिप्सम का निर्माण होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस जल से जिप्सम। ठीक है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O प्लस एक्चुअल में जल का सूत्र होता है H2O। यहाँ पर हमको जिप्सम बनाना है यानी कि CaSO4 2H2O बनाना है। तो यहाँ पर हमको कितना देना होगा जल अणु, तो जल अणु हमको देना होगा 1.5 यानी 1/1/2 देना होगा। ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा चलिए मैं आपको देखिए यहाँ पर लिख के बता देता हूँ क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है जल यानी कि H2O के साथ, क्या बनाएगा जिप्सम यानी कि CaSO4 2H2O बनाएगा। बात समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 बनाएगा
जल की अणु क्या है यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर जल की अणु क्या है हाफ है। तो ये और यहाँ पर 1 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर 1.5 होगा, यहाँ पर अगर 1.5 लिए और यहाँ पर हाफ लिए तो टोटल मिलाकर क्या हो गया 2H2O हो गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जल की अणु कितना देते हैं 1.5 देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देखे होंगे, अगर आपके गांव में या फिर आपके घर में कुआं है तो वर्षा के दिनों में एक दवाई डाला जाता है, और उस दवाई को हम लोग इसीलिए डालते हैं ताकि जितना भी कीड़ा रहे यानी जितने भी कीटाणु रहे सारे कीटाणु नष्ट हो जाए। और वह जो पाउडर यानी वह जो दवाई डाला जाता है वही दवाई हमारा होता है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है और इसके उपयोग को देखेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं विरंजक चूर्ण का सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। बात समझ रहे हैं, विरंजक चूर्ण का क्या सूत्र होता है CaOCl2। और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं CaOCl इस प्रकार से, और बाहर में हम लोग इस प्रकार से और एक Cl दे देते हैं। तो आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों का मतलब सेम ही है, और ये दोनों सूत्र किसका है विरंजक चूर्ण का। अब हम लोग देखते हैं इसका रासायनिक नाम। तो देखिए Ca मतलब क्या होता है कैल्शियम होता है, Ca मतलब क्या हो गया कैल्शियम। फिर यहाँ पर क्या है एक क्लोरो है तो लिखेंगे क्लोरो, और यहाँ पर क्या है OCl, और OCl को मैंने आपको मूलक में बताया था कि OCl को हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने Ca का तो यहाँ पे लिखा, अब OCl का आप लास्ट में लिखे और Cl का आपने फर्स्ट में लिखा, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए देखिए Cl यानी क्या है, इसका नाम है क्लोरो, तो CHLORO, इसका नाम है क्या हाइपो, तो हाइपो, और ये क्लोराइड CHLORID हाइपोक्लोराइड। तो आप देखिए ABCD में पहले C आता है या फिर H आता है, तो आप देखेंगे कि ABCD में पहले C आता है फिर H आता है। तो देखिए जब मैं आपको बताऊंगा कार्बन चैप्टर, ठीक है, तब मैं आपको वहां पर नाम लिखने सिखाऊंगा कि आईफा का नाम आप किस प्रकार से लिखेंगे, IUPAC नाम आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए पहला बात, इसको हम लोग हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। बात समझ रहे हैं, यानी ABCD जिस टाइप का होता है उसी ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं, इसलिए पहले हमने इसका लिखा और बाद में हमने इसका लिखा। तो विरंजक चूर्ण का नाम क्या हो गया, रासायनिक नाम क्या हो गया कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। बात समझ रहे हैं, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। अब इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, इसको हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, तो देखिए जब हम लोग बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर जैसे बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे कराते हैं Cl2 से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है यहाँ पर विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं विरंजक चूर्ण। और साथ ही यहाँ पर पानी यानी कि जल यानी कि H2O का भी निर्माण होता है। बात समझ रहे हैं, तो चलिए अब मैं आपको एकदम बता देता हूं कि आपको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक क्या था विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र क्या हो गया CaOCl2 या फिर CaOClCl, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। बनाने की विधि किस प्रकार से बनाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्या है क्लोरीन है। जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होता है तो विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2 और जल यानी कि H2O का निर्माण होता है। अब देखते हैं हम लोग इसके उपयोग को। पहला उपयोग क्या है, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लाइलन के विरंजक में। बात समझ रहे हैं, वस्त्र उद्योग में क्या किया जाता है, सूती एवं लाइलन के विरंजक में इसका उपयोग किया जाता है। कागज एवं कपड़ों के विरंजक में, कीटाणुनाशक के रूप में क्लोरीन एवं क्लोरोफॉर्म इत्यादि बनाने में। क्लोरोफॉर्म का आप नाम सुने होंगे, इसका उपयोग हमेशा बेहोशी के लिए किया जाता है, क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर दिया जाता है। बात समझ रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के उपचायक के रूप में, इसका उपयोग हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के उपचायक के रूप में भी करते हैं। अब देखिए इस पर बेस्ड
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। यानी वह कौन सा पदार्थ है जो क्लोरीन से क्रिया करता है और व्यंजक चूर्ण बनाता है। तो देखिए ये है हमारा क्लोरीन, इससे कौन अभिक्रिया कर रहा है, ये CaOH2, यही तो अभिक्रिया करके व्यंजक चूर्ण बना रहा है। यानी इसका नाम क्या हो गया, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमने लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2। बात समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। यानी CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम, मतलब अभी जो नाम चल रहा है प्रचलित क्या है इसका नाम, तो इसका प्रचलित नाम है व्यंजक चूर्ण। यानी CaOCl2 किसका है, व्यंजक चूर्ण का ही सूत्र है ना, तो ये नाम भी किसका होगा, व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का भी होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।